हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। ठीक है, आज हम लोग नक्सली संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, एमसीक्यूज के रूप में देखेंगे, जो आपके आगामी सीजीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस पार्ट को आप देख लेते हैं ना, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने मिल सकते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले दोस्तों, क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के बाद, सीजीपीएससी मेंस के बाद, सीजीएसआई मेंस के बाद या प्रीलिम्स के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, साथ ही जैसे मान लो सीजीपीएससी का भी प्रीलिम्स होना है, उसके बाद तो मेन पार्ट आपके मेंस से है ना भाई, 4 से 5 पेपर होना है। तो इस सभी का तैयारी करेंगे कोशिश, तो इसलिए इसमें आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मेम्बारूदी सुरंग घटना से बचने के लिए किस साधन का प्रयोग करने की सहमति प्रदान करेंगे? देखो, ऐसी घटना जिसमें अगर मान लो आप हेलीकॉप्टर में जाते हैं या और कुछ साधन में जाते हैं, तो वहां से आपको बचना है, तो इसके लिए आपको जो साधन का उपयोग करना है ना, तो वो है घुड़सवारी। ये उसका आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया है? बस्तर के सहायक आरक्षकों को किस नाम से सेनविन कैडर का गठन किया गया? देखो, तो याद रखना, ये जो बस्तर क्षेत्र में सहायक आरक्षक है ना, उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, डीएसएफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी डायरेक्टली फुल फॉर्म से भी आ जाता है ना प्रश्न। ओके, नक्सलियों को सरेंडर करने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में जो चलाया गया अभियान है लोन वार टू या लोन वार टू का स्लोगन क्या था? तो इसका स्लोगन क्या था भैया? सरेंडर करो, मिलेगा मनचाहा रोजगार। मतलब एक्चुअल में नक्सलवाद या जो नक्सली लोग हैं ना, वो हमारे ही हिस्से होते हैं, लेकिन जब ये इनको लगता है कि हमारी संस्कृति इनकी संस्कृति से अलग हो गई है, या इनको लगता है कि शोषण होते जा रहा है, मतलब हमारा शोषण करते जा रहे हैं शहरी लोग, तब नक्सलवादी जैसी घटनाएं सामने आती है। लेकिन प्रारंभ में एक एक ये आंदोलन था। 1857 की क्रांति हुई, बहुत सारे क्रांति हुए, तो स्टार्टिंग में तो आंदोलन होता है, लेकिन जब वो अपना उग्र रूप ले लेना, तो ये नक्सलवाद बन जाता है। मतलब जो न सिर्फ एक क्षेत्र के लिए बल्कि एक देश के लिए भी बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि लोन वारटूर मतलब घर वापसी के लिए एक अभियान था, के तहत एक गांव के कितने नक्सलियों के सरेंडर करने पर प्रशासन द्वारा कृषि उपकरण और ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की योजना है? तो अगर मान लो ऐसे एक घर से बहुत सारे लोग बताते हैं कि भैया हम नक्सली से प्रभावित हैं या गांव के, तो उनको उनके रोजगार के लिए लगभग 10,000 से ज्यादा कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ओके, छत्तीसगढ़ में ताड़मेटला चित्तलनार नक्सली मुठभेड़ की जो जांच कमेटी के अध्यक्ष बने थे ना, उनका नाम आपको बताना है। तो ये थे टी.पी. शर्मा जी। एक चीज, कब हुआ? 2010 में। अगला प्रश्न है कि 2019 में नक्सल प्रभावित इलाकों में चलता फिरता थाना एसपी सबल सिन्हा के निर्देशन में चलाया गया। ठीक, तो इस चलते फिरते थाने का क्या नाम रखा गया? बताइए। अंजोर रथ, उजाला, उन्नति रथ, प्रगति रथ। जी, तो इसका नाम रखा गया था ऑप्शन नंबर ए, अंजोर रथ। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में मुंगेली जिला कब शामिल हुआ? तो ये जुलाई 2021 में। ऑप्शन नंबर बी। ओके, और अलग कौन हुआ? बालोद। नक्सली प्रभावित जिले हमारे यहाँ 14। ओके, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सली गतिविधि होती है, प्रारंभ कहाँ से हुआ? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला प्रश्न है CTZWS का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक, तो इसका आदर्श वाक्य है गोरिल्ला से गोरिल्ला की तरह लड़ो, मतलब छुप के वार करो। गोरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किसने किया? शिवाजी महाराज ने। ओके, और इसका उद्देश्य क्या था? पहाड़ी क्षेत्रों में जाके छुप जाओ, छुप करो और हमला करो, छुप करो और हमला करो। तो यही उसका प्रमुख उद्देश्य था, यही नक्सलवादियों का प्रमुख हथियार होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि बदलेम एड़का अभियान किस जिले से संबंधित है? ये चलाया गया, तो ये चलाया गया था ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में शहीद हुए परिजनों को जो एक्स ग्रेशिया राशि प्रदान की जाती है, वो कितना है? अनुग्रह राशि, यह है 20 लाख। अगर मान लो कोई व्यक्ति नक्सल के कारण, नक्सली घटना के कारण उनके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ओके, तो उनको 20 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जो ऑपरेशन प्रहार में शामिल किए थे, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखो, ये अभियान जो था ना, कौन सा? प्रहार।
तो इसमें एसटीएफ शामिल थे, डीआरजी शामिल थे, सीआरपी के कोबरा बटालियन शामिल थे, लेकिन बीएसएफ के शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, 25 मई को कौन सा नक्सली घटना घटित हुआ था? तो आपको डेट बता दो 2013। अब तो आपको बता पाएंगे ना भाई। तो ये है झीरम घाटी। कहाँ मिलेगा? दरभा घाटी, एक दरभा घाटी है, एक झीरम घाटी है। कहाँ कहाँ है? ये बस्तर और सुकमा में। यहाँ पर जो कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे ना, जैसे महेंद्र कर्मा, ऐसे बहुत सारे नेता का यहाँ पर देहांत हुआ था, मतलब मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इतना ध्यान में रखना। वर्तमान में 2018-19 में किससे सर्वश्रेष्ठ एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ बटालियन का घोषित किया? मतलब कौन से बटालियन को? तो आईटीबीपी 48 बटालियन जो खरोरा में है, उसको सर्वश्रेष्ठ नक्सल ऑपरेशन के लिए एक स्वच्छ बटालियन के रूप में घोषित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध मुख्यतः किस जिले से? देखो, ऑपरेशन प्रहार क्या था कि जो हमारे जितने भी एसटीएफ है ना, स्पेशल टास्क फोर्स, आईटीबीपी बटालियन, तो ये जितने भी फोर्स थे ना, वो इसमें प्रबल रूप से दावेदारी कर रहे थे कि भैया नक्सली मुठभेड़ कम करें, जो घटना कर रहे हैं उनको पकड़ें। तो ये बस्तर क्षेत्र में चलाया जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बड़े गुजरा में सरेंडर जो करने वाले नक्सलियों द्वारा ट्रैक्टर की मांग करने पर प्रशासन की ओर से कौन सी संस्था का गठन कर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया? तो ट्रैक्टर उपलब्ध कराने वाली जो समिति थी ना, वो नक्सल समर्पण समिति थी। ओके, अगला प्रश्न है कि मदनवाड़ा नक्सल में जो हमला हुआ था, उसकी जो न्यायिक समीक्षा करने वाला आयोग था, उस आयोग के अध्यक्ष के नाम के बारे में आपको बताना है। तो ये थे न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। राजनांदगांव क्षेत्र से संबंधित है, राजनांदगांव। ओके, कब हुआ था? 2010। अगला प्रश्न देखते हैं कि एडस मेटा बासागुड़ा साकेरागुड़ा की घटना की जो अध्यक्ष थे ना, इस आयोग के लिए जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे भैया? ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया है? ऑप्शन क्या? प्रशांत कुमार मिश्रा। ओके, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? मिन्हाजुद्दीन जी, टीपी शर्मा या वी के अग्रवाल। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, वी के अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इसको तो ध्यान में रखना ही ना। झीरम घाटी जांच आयोग के जो प्राथमिक अध्यक्ष कौन थे भैया? तो ये थे प्रशांत कुमार मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों पर हवाई निगरानी हेतु 28 फरवरी 2015 में सेमाना विमान यूएवी का बेस कैंप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है भिलाई दुर्ग में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शौर्य पदक की तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के शहीद वीर सपूतों को प्रथम बार छत्तीसगढ़ शौर्य पदक कब प्रदान किया गया? 18, 19, 20, 21। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रदान किया गया था 2019 को। अगला प्रश्न बताना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले नक्सल प्रभावित है? ये लगभग 14। ओके, हाल ही में झीरम घाटी जो जांच आयोग थे ना, उनके अध्यक्ष अभी मैंने बताया। कमेंट सेक्शन में फिर से आपको आंसर बताना है ना। तो ये जो कार्यकाल था, मतलब वृद्धि किया गया इनके कार्यकाल में, तो ये कब तक वृद्धि किया गया? तो फरवरी 2023 तक। एक चीज ध्यान में रखना, और दूसरी चीज ये ध्यान में रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रशांत कुमार मिश्रा जी। मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की जो संख्या है, बस्तर जो आवाज अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका उद्देश्य है नक्सलियों के काल कारनामों को उजागर करना, मतलब उनके कारनामों को उजागर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एक क्वेश्चन ध्यान में रखना, तर्रेमा नक्सली घटना ये सुकमा में हुआ था, सॉरी बीजापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर में तर्रेमा नक्सली। ओके, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के घटक के अंतर्गत नक्सली प्रभावित बच्चों को पहली बार 12वीं तक जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें एक गुरुकुल आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता था। बताना इसमें क्या क्या नाम है? देखो, आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग। तो आपको इसका आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर है आस्था, जिसमें 1 से 12 तक की शिक्षा नक्सल प्रभावित लोगों को, या फिर एक प्रकार से मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इनको शिक्षा प्रदान करी जाती थी। देखो, आस्था, निष्ठा, प्रयास। तो प्रयास एक आवासीय विश्वविद्यालय है जिसमें आपको जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी संबंधित महत्वपूर्ण आपको शिक्षा संस्थान मिलेंगे, इसको ध्यान में रखना। कुल कितने हैं? ये है अभी वर्तमान में 10। देखो, वर्तमान में अभी हाल ही में 9 अप्रैल 2019 को घटित श्यामगिरी नक्सली हमले में शहीद भीमा मंडावी जो विधायक थे, मारे गए।
तो वो कहाँ से संबंधित थे? तो ये थे दंतेवाड़ा से। उपचुनाव भी हुआ, तो आपको बताना है उपचुनाव के वर्तमान में विधायक कौन बने उपचुनाव से। ओके, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून ना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखो एक्चुअल में ना इसमें बस्तर शामिल है, दंतेवाड़ा शामिल है और सुकमा शामिल है, लेकिन ये कोंडागांव शामिल नहीं है। सलवा जुडूम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2005 में। शांति की ओर लौटो, महेंद्र कर्मा, ये सब ध्यान में रखिएगा फैक्ट को। अगला प्रश्न है कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संबंधित जो अभियान है ना, क्या नाम है उसका? ये है लोन और राटू। ओके, नक्सली प्रभावित जिलों के बच्चों के स्वर्णिम विकास हेतु संबंधित जो योजना है ना, क्या नाम है? मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, बाल भविष्य। ओके, अगला प्रश्न है कि नक्सलियों के खात्मा का उद्देश्य से जो ग्रीन हंट चलाया गया था ना, वो कब प्रारंभ हुआ था? वो 2009 में प्रारंभ हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है कि नक्सल गतिविधियों के लिए किए जाने वाले जो रेड कॉरिडोर थे, ठीक, उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं? तो बता दो, रेड कॉरिडोर मतलब नक्सली प्रभावित क्षेत्र। ओके, तो इसमें आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, लेकिन महाराष्ट्र वाला क्षेत्र नहीं आता इसमें ना। ताड़मेटला नक्सली हमला कब घटित हुआ भैया? 6 अप्रैल 2010 को। ओके, इसमें एक प्रसिद्ध शहीद हुए थे एसपी जी, एसपी, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, भारत में पहली बार नक्सलवाद का जन्म कब हुआ? 1967, जो इनका प्रारंभिक काल था। पूना नारकोम अभियान क्या था, कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 9 अगस्त 2021 को। ओके, अगला प्रश्न है कि नक्सलियों द्वारा जो सरेंडर उपरांत जो पुनर्वास हेतु किसके समक्ष आपको आवेदन करना होगा? तो एसपी के समक्ष भी है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट आया 2021 में, ठीक है, उसमें सर्वाधिक नक्सली घटना कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। ओके, अभी हम लोग एमसीक्यूज देखें, अब थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं, मतलब चर्चा करते हैं। जैसे सुकमा में ना एक पुलिस की एक अभियान चालू है जिसका नाम है जो पूना नारकोम, बार बार देख रहे थे। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे युवक जो नक्सली से प्रभावित है, उनको लगता है कि भैया इसी घटना से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, उनको आर्थिक रूप से तंगाई है, तो ये दूर करने के लिए एक अभियान शुरू करवाया गया। कहाँ? बस्तर में। किसने शुरू करा? तो वहाँ के जो कलेक्टर थे, सॉरी एसपी थे, सुनील शर्मा जी द्वारा, उनके द्वारा। एक चीज याद रखना, कब? 9 अगस्त 2021 में। एक चीज, विश्व आदिवासी दिवस के दिन पर, मतलब 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। एक चीज, उसके बाद बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? पुना नारकोम का मतलब होता है नई सुबह। एक नई सुबह का आगाज करो, नक्सलियों से दूर रहो, एक ऐसी व्यवस्था को इजाफा करो जिसमें आप इनको पकड़ाओ, पहला चीज। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या रहा? कि रोजगार देना, ठीक, युवकों को प्रशिक्षण देना, आर्मी में भर्ती करवाना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य है, जो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वो है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नक्सल के इलाकों में सुरक्षा और विकास करना, पहला युवाओं को रोजगार देना, ठीक, नक्सलवाद को खात्मा करना, ठीक, के लिए नई रणनीति प्रारंभ करना। बस्तर संभाग में सुकमा जिले में ऐसा कई जगह है जहाँ पर नक्सलियों के कारण, नक्सलिया मुठभेड़ के कारण बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए अभियान की शुरुआत करी गई। ओके, अगले अभियान के बारे में बात करते हैं। दंतेवाड़ा में लोन और राटू अभियान चालू हुआ 2020-21 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से लोन वार्टून मतलब घर वापसी प्रारंभ करवाएगा। इसके तहत जो सरेंडर होते थे उनको मनचाहा रोजगार प्राप्त होता है। वहीं अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में जो इनामी नक्सलियों को पकड़कर पोस्टर लगवाए हैं और मतलब मान लो पकड़वा रहे हैं, तो तब भी आपको इनाम मिलेगा। या नक्सलीय क्षेत्र से या नक्सलाइटों से प्रभावित होकर खुद नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है, ये खुद नक्सलवादी बन गए हैं, वो अगर सरेंडर करते हैं तो उनको भी कुछ विशेष उपहार देना, साथ ही रोजगार प्रदान करना। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ओके, अगला बात करते हैं बस्तर चो आवाज। देखो अभी देखे हमने एमसीक्यू के फॉर्म में कि गोणी में बस्तर माटा और हल्बी में बस्तर चो आवाज के नाम से बस्तर पुलिस नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करा। इसके अंतर्गत नक्सली नेताओं के विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकताओं को बेनकाब करने का प्रयास किया गया। मतलब ऐसे व्यक्ति जो विधायक हैं, जो अच्छे पद में हैं, ठीक, या कुछ भी अच्छे अधिकारी के रूप में है, अगर वो नक्सली गतिविधि को प्रेरित कर रहे हैं तो उसको दूर करना है, तो उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। कहाँ पर? बस्तर में। तो बस्तर चो आमचो अभियान या बस्तर चो आवाज को ध्यान में रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। फाइनली इसको बोल क्या सकते हैं भैया? नक्सल सहयोगी को हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल करना,
आत्मसमर्पण कराने के लिए प्रेरित करना बस्तर चो आवाज का मुख्य उद्देश्य है। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और चर्चा कर लेते हैं कि नक्सलवादी गतिविधि एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में वर्तमान में बता दूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या के कारण जो उग्र वामपंथी थे ना, गतिविधियों से प्रेरित थे, मतलब नक्सलवादी से प्रेरित थे। इस परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो 5 फरवरी 2019 को एक राज्यवार सूची जारी किया गया, जिसमें आपको बताया गया कि वर्तमान में कौन से राज्य में कितने जिले नक्सल प्रभावी है। तो आपको ध्यान में रखना है, कम से कम छत्तीसगढ़ का तो ध्यान ही रखिए। देखो मान लो ये छत्तीसगढ़ है, मान लो एक मोटा, तो देखो बस्तर संभाग को पकड़ लो, इसमें आपको क्या मिलेगा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, मतलब 7 जिला। एक चीज वो। अच्छा, अगला बात करते हैं। देखो बलरामपुर, एक यहाँ पर आपको दिखेगा बलरामपुर, ठीक है। देखिए अब दुर्ग संभाग को पकड़िए, यहाँ पर पकड़िए दुर्ग संभाग को। तो दुर्ग संभाग में एक आप देखना कबीरधाम, ठीक है, एक बालोद और एक राजनांदगांव। ओके, और ये मान लो रायपुर संभाग है, तो इसमें आपको देखना है महासमुंद, ओके, धमतरी, ये हुआ 2। ओके, तो कुल मिला के कितना हो गया भैया, 7, 3, 2 और 1, 13 हुआ। और एक है, अच्छा हाँ, गरियाबंद, यहाँ पर तो गरियाबंद है ना 3, तो ये 3, तो रायपुर संभाग में 3, दुर्ग संभाग में 3, ऊपर में 1 और नीचे में 7। तो इस प्रकार से 14 जगह नक्सल प्रभावित जिले हैं। देखो, और साथ में ये भी ध्यान रखना, देखो सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत सहायक सशस्त्र पुलिस बल द्वारा एक अभियान चलाया गया, एक योजना चलाई गई, जिसमें युवकों को सेना में भर्ती जवानों के रूप में भर्ती के लिए लगभग 4000 युवाओं को तैयार किया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इतना। अब देखो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि नक्सल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति या परिवार से आशय क्या है, तो ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्ति पर या परिवार पर या सदस्यों पर नक्सलवादियों द्वारा हत्या की गई है अथवा स्थायी तौर पर उनको शारीरिक रूप से अक्षम बनाया गया है या गंभीर हमला किया गया है, तो ये नक्सल प्रभावित व्यक्ति होंगे। या जिस व्यक्ति परिवार की चल अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर पर क्षति पहुंचाई गई है जिसको जीवोपार्जन के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ये नक्सल परिवार कहलाएंगे। और इसको पुनर्वास करने की जो समीक्षा करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, कलेक्टर के पास। तो ये उनकी अध्यक्षता करेंगे और इसकी उपाध्यक्षता कौन करेंगे, डिप्टी कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर इसके अध्यक्ष रहेंगे और पदेन अध्यक्ष कौन रहेंगे, एसपी। इसको ध्यान में रखना, मतलब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि नक्सल, थोड़ा जूम कर दिया, नक्सल पीड़ित या आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों को द्वारा पुनर्वास हेतु जो आवेदन जाएगा वो एसपी के पास जाएगा। और एक चीज हो गया, और दूसरा चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर देखना पुनर्वास संबंधित जो योजना तैयार करेंगे उसको क्रियान्वयन करने की, जो समीक्षा करने की जो शक्ति है वो कलेक्टर के पास होगा। ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं। अब ये जो समीक्षा होगा ना दोस्तों, वो 60 दिन के भीतर होना चाहिए ना। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं कि नक्सल पीड़ित जो व्यक्तियां हैं, परिवार है या आत्मसमर्पित नक्सलियों की पुनर्वास करने और अनुदान दिए जाने पर जो निम्नलिखित दृष्टिकोण है आपको देखना। एक उम्र को देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, व्यवसाय के मापदंड जिसे पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहेंगे उसको देखेंगे, और इस क्षेत्र में जो विस्तृत योजना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार ये रहेगा। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लो कोई नक्सली है जो आत्मसमर्पण करना चाहती है, अगर वो SLG राइफल के साथ मिले तो 3 लाख रुपए, AK-47 के साथ 2 लाख रुपए, SLR के साथ 1 लाख रुपए, 303 के साथ 50,000 रुपए, जबकि 12 नोट बंदूक के लिए 20,000 रुपये नगद दिया जाएगा अगर ये इनके साथ आत्मसमर्पित होते हैं तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और MCQ देखे जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।